जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर रूही को कॉर्नर में करके उन पैरासाइट क्रिस्टल के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और वो सभी पैरासाइट क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस ग्रेनेड के धमाके के कारण वहां की क्रिस्टल की दीवारें एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं और वो एरिया धीरे धीरे भरने लग जाता है, जिससे वीर और रूही के पीछे जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उनके पास खड़े रहने के लिए थोड़ी सी जगह बची होती है। वीर रूही से पूछता है, रूही क्या तुम ठीक हो? रूही बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वीर उस क्रिस्टल की वॉल को तोड़कर दूसरी तरफ जाने के लिए जेट स्किन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वीर के हाथ जेड में बदल जाते हैं। फिर वीर उस क्रिस्टल की वॉल पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इससे उस क्रिस्टल की वॉल पे एक स्क्रैच भी नहीं आता। वीर मन में सोचता है, ये क्रिस्टल की वॉल तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ये देखकर रूही वीर से बोलती है, रुको वीर, इसे मैं ट्राई करके देखती हूँ। मेरे पास मुराक प्लेनेट की एक डैगर टाइप सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है। ये बोलकर रूही उस क्रिस्टल की वॉल को अपने डैगर से खोदना शुरू कर देती है, लेकिन इससे भी उस क्रिस्टल की वॉल को कुछ भी नहीं होता। वीर रूही की कोशिश को नाकामयाब होते हुए देखकर वीर रूही से बोलता है, रूही तुम रहने दो, इसे मैं ही करता हूँ। वीर मन में सोचता है, मैंने यिंग यांग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करने में पहली कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए मैं यिन फोर्स टेक्निक का यूज करके छोटी सी दूरी पर भी एक पावरफुल पंच मार सकता हूँ। ये सोचकर वीर फिर से उस क्रिस्टल की वॉल पर बहुत सारे पंच मारना शुरू कर देता है। वीर को लगातार पंच मारते हुए देखकर रूही वीर से बोलती है, वीर तुम खुद को मजबूर मत करो, चलो हम इस क्रिस्टल की वॉल को तोड़ने के लिए किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचते हैं। और तब भी वीर के बार बार पंच मारने के कारण उस क्रिस्टल की वॉल में क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर वीर खुश हो जाता है और रूही से बोलता है, रूही तुम पीछे हट जाओ। ये बोलकर वीर और भी तेजी से उस क्रिस्टल की वॉल के ऊपर पंच मारना शुरू कर देता है और बोलता है, मुझे पता था भगवान नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर मरूं। वीर के बार बार पंच मारने के कारण उस क्रिस्टल की वॉल में छेद हो जाता है और तभी रूही की नजर वीर के हाथों पर पड़ती है, जहाँ पर चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। ये देखकर रूही को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वीर के दोनों हाथों में चोट लग चुकी है, तो इसलिए वीर खुद का हिला नहीं पाएगा और रूही को उसका हिलाकर देना पड़ेगा। और क्या हिलाकर देना पड़ेगा ये तुम सभी को पता है। और भाई लोग सॉरी, ये सिर्फ एक मजाक है। रूही जैसे ही देखती है कि वीर के हाथ में चोट लगी हुई है, रूही वीर से बोलती है, तुम्हारे हाथों में तो चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वीर रूही से बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद वीर और रूही उस क्रिस्टल की वॉल की दूसरी तरफ क्रिस्टल रेलिक हॉल में आ जाते हैं। वीर और रूही जैसे ही ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लाल रंग के क्रिस्टल होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों हैरानी से बोलते हैं, ये तो सिम्युलेटिव क्रिस्टल हैं। वो सभी सिम्युलेटिव क्रिस्टल नीचे आते हुए वीर और रूही को स्कैन कर लेते हैं और वो सभी क्रिस्टल वीर और रूही की तरह बन जाते हैं। वीर उन क्रिस्टलों की तरफ जाते हुए रूही से बोलता है, रूही तुम खुद को सेफ रखना। वीर मन में सोचता है, ये सिम्युलेटिव क्रिस्टल किसी भी टारगेट को स्कैन करके उसकी नकल कर सकते हैं, और अगर इनका टारगेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्रिस्टल खुद की टफनेस के कारण अपने टारगेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सभी क्रिस्टल ने मुझे और रूही को स्कैन किया, तो ये सभी क्रिस्टल हम जितने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ये सिम्युलेटिव क्रिस्टल नकल नहीं कर सकते, जैसे टारगेट के मार्शल आर्ट और उनकी मार्शल आर्ट की अपनी समझ। ये सोचकर वीर एक क्रिस्टल वाले इंसान के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता और उसकी गर्दन उड़ा देता है, और वो गर्दन किसी दूसरे क्रिस्टल वाले इंसान से जाकर लगती है, और फिर वीर एक और क्रिस्टल वाले इंसान के बीच में से तोड़कर दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है, ये सभी सिम्युलेटिव क्रिस्टल वीर के जितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये सभी उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इस लेवल तक बिना किसी की सपोर्ट लिए पहुंचा, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं कि वीर वहां पर सभी सिम्युलेटिव क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। रूही चिल्ला के बोलती है, वीर क्या तुम ठीक हो? ये बोलकर रूही भागकर वीर के पास जाती है और वीर को हग कर लेती है। वीर बोलता है, ये बस थोड़े बहुत सिम्युलेटिव क्रिस्टल है, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चोट नहीं पहुंचा सकते। रूही बोलती है, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। वीर खांसते हुए रूही से बोलता है, रूही तुम्हें नहीं लगता कि ये रोमांस करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है? अगर तुम रोमांस करना भी चाहती हो तो हमें पहले सेफ सी जगह पर चलना चाहिए। ये सुनकर रूही ब्लश करते हुए वीर को एक हल्का सा पंच मारती है और वीर से बोलती है, मेरा रोमांस करने का कोई भी मूड नहीं है। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, यंग होना कितना अच्छा है ना, ऐसी जगह पर भी फ्लर्ट करने का मूड है। और हम देखते हैं कि ये आवाज प्रोफेसर ली की होती है। वो हॉल की साइड में क्रिस्टल के दरवाजे से अंदर आते हुए वीर से बोलता है, वीर तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने आज तक तुम्हारी उम्र के ऐसे सिर्फ 3 ही लोग देखे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को इतनी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वीर प्रोफेसर ली को देखकर मन में सोचता है, इसकी बॉडी पर बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं और इसके साथ हितेश भी नहीं है, लगता है इसकी कंडीशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रोफेसर ली उनके पास आकर बोलता है, लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए, ये पृथ्वी ग्रह नहीं है, ये क्रिस्टलाइजर रॉयल्टी रूइंस है, इसलिए अब से तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं तुमसे बोलूंगा। ये सुनकर वीर प्रोफेसर ली से पूछता है, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? प्रोफेसर ली बोलता है, ऐसा इसलिए। ये बोलती है, प्रोफेसर ली की बॉडी गोल्ड में बदलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी गोल्ड
में बदल जाती है। ये देखकर रूही हैरानी से बोलती है, ये तो सुपर डायमंड बॉडी है, क्या तुमने सुपर डायमंड बॉडी हासिल की है? रूही की बात सुनकर वीर हैरानी से रूही से पूछता है, आखिर ये सुपर डायमंड बॉडी क्या है? रूही वीर को बताती है, वीर तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एंशिएंट मार्शल आर्ट से बहुत सारी हाइपर जिनाट बनाई गई है, इसलिए इन हाइपर जिनाट की कई तरह की रैंकिंग होती है। तुम कोई भी रैंकिंग क्यों ना देख लो, तुम्हें सुपर डायमंड बॉडी हमेशा टॉप 10 में दिखेगी। अगर तुम इस हाइपर जिनाट को इसके एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हें एडवांस से भी एडवांस वेपन चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हो सकता है कि 100 साल में तो इसकी शुरुआत ही हो, इसलिए बहुत सारे लोग इसे ट्राई भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई इस हाइपर जिनाट को थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी बॉडी का उसके सेम स्टेटस वाले लोगों के साथ मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ सुनकर प्रोफेसर ली वीर से बोलते हैं, कैप्टन रूही ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाइपर जिनाट इतनी भी इम्प्रेसिव नहीं है जितना कैप्टन रूही ने तुम्हें बताया है। मैंने बस इसमें पहली कामयाबी हासिल की है, इसलिए किसी इंसान की फिजिकल फिटनेस 120 से ज्यादा होगी तो वो इंसान मेरी सुपर डायमंड बॉडी को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। और सच बताऊं तो तुम लोगों को मेरा दुश्मन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा तुमको मारने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर मुझे मारना ही होता तो कैप्टन रूही अभी तक जिंदा नहीं होती। इस क्रिस्टलाइजर रॉयल्टी रूस में बहुत सारे ट्रैप हैं, इसलिए हम सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। वीर प्रोफेसर ली से बोलते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, ये जरूर आपके लिए यूजफुल होगा। कोऑपरेट तो ठीक है, लेकिन आपको हमें बताना होगा आखिर आपका क्रिस्टलाइजर रूस में आने का मेन पर्पस क्या है। ये जाने बगैर हम आपको फॉलो नहीं कर सकते। प्रोफेसर ली बोलते हैं, कैप्टन रूही आपको तो पता ही होगा कि क्रिस्टलाइजर रूस कई दसियों साल पहले खोजी गई थी। सबसे पहले इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर ने इन क्रिस्टलाइजर रूइंस को ढूंढा था और फिर उसे एक्सप्लोर करने के लिए अपनी एक टीम भी भेजी थी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया। इसके बाद अलायंस ने डफने के जैसी एक स्पेसशिप यहाँ पर भेजी थी, लेकिन उनमें से भी कोई जिंदा बाहर नहीं आया। और उस एक्सप्लोरेशन शिप के कैप्टन मेरे फादर थे, उन्होंने ही सबसे पहले इन क्रिस्टलाइजर रूइंस को ढूंढा था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी बाकियों की तरह जिंदा वापस नहीं गए। मैं यहाँ पर उनकी आखिरी निशानी और उनकी अस्थियां ढूंढने के लिए आया हूँ। वीर प्रोफेसर ली से बोलते हैं, प्रोफेसर ली आपको क्या लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं जो आप जो भी कहानी सुनाएंगे और हम उसे मान लेंगे? आपको और हितेश को इस जगह से कुछ चाहिए। अब ये मत बोलना कि हितेश भी अपने फादर की अस्थियां ढूंढने के लिए आया है। ये सुनकर प्रोफेसर ली स्माइल करते हुए वीर से बोलते हैं, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। बेशक हमारे पास अभी भी एक पर्पस है, कुछ ऐसा जो अलायंस द्वारा भेजी गई स्पेसशिप के कैप्टन से रिलेटिव है। वीर प्रोफेसर ली से पूछता है, आखिर वो क्या चीज है? प्रोफेसर ली वीर को एक होलोग्राफिक की को दिखाते हुए बोलता है, हम एक क्रिस्टलाइजर की को ढूंढ रहे हैं। जब तक किसी के पास वो की रहती है वो इंसान क्रिस्टलाइजर रूइंस के कोर को खोलकर सभी क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता है। ये हमारी इंसानी टेक्नोलॉजी को 300 साल आगे बढ़ा सकता है। ये सुनकर वीर बोलते हैं, मुझे लगता है आप इंसानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए उस की को नहीं ढूंढ रहे हैं, आपका कोई मेन पर्पस है। प्रोफेसर ली बोलता है, तुम लोगों के लिए जितना जानना था मैंने तुमको बता दिया, अब तुम लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना है या फिर नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। वीर रूही से पूछता है, रूही तुम क्या सोचती हो कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए या फिर नहीं? और फिर प्रोफेसर ली एक क्रिस्टल के गेट की तरफ जाते हुए बोलते हैं, आगे एक एरिया है जिसे पार करने के लिए हम तीनों के कोऑपरेट की जरूरत है। उसे पार करने के बाद हम क्रिस्टलाइजर रूइंस के कोर तक पहुंच जाएंगे। वहां पर जाने के बाद तुम लोग क्रिस्टलाइजर के खजाने को रख सकते हो, लेकिन उस स्पेसशिप के कैप्टन की सारी चीजें मेरी होंगी। अब बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इसके बाद वो लोग क्रिस्टलाइजर रूइंस अबेस में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ी और गहरी खाई होती है और उस बड़ी सी खाई के बीच में क्रिस्टल का पुल होता है और उस खाई के दूसरी तरफ एक ब्लैक रंग का कासल होता है। प्रोफेसर ली बोलते हैं, इस क्रिस्टल पुल को पार करने के बाद हम क्रिस्टलाइजर रूइंस के मेन कोर में पहुंच जाएंगे। तुम लोग कोई भी गलती मत करना वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।